आज हमारे एसी का लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर आज मैं दो टॉपिक आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। एक को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर और सेकंड इज एवरेज पावर एसोसिएटेड इन एन एसी सर्किट। दोनों का दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रेजोनेंस पे भी हर साल सवाल पूछा जाता है, और अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव ना होके सब्जेक्टिव ना होके अगर क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ना होके अगर सब्जेक्टिव को एग्जाम हो रहा होता तो दो ही सवाल इस चैप्टर से 5 नंबर के पूछे जाते हैं। एक है एलसीआर का डेरिवेशन जो लास्ट क्लास में कराया था, और एक डेरिवेशन जो आज की क्लास में कराऊंगा, दैट इज एवरेज पावर एसोसिएटेड इन एन एसी सर्किट। ये दो डेरिवेशन 5 नंबर में हर साल ऑन एन एवरेज ऑल्टरनेटली पूछा जाता था। अब इस साल चूंकि ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में ही ये सवाल सब पूछे जाएंगे, पर अगर डेरिवेशन पता होगा तो शायद उसका आंसर करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा। हेडिंग डालें क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, रेजोनेंस बोलते हैं इसको। रेजोनेंस के बारे में शायद लास्ट क्लास में आपको आइडिया दे रहा था कि किस प्रकार से रेजोनेंस काम करता है, और जब रेजोनेटिंग कंडीशन किसी सर्किट में अप्लाई होता है तो वहां से उसके क्वालिटी फैक्टर आती है। क्वालिटी फैक्टर इज यूज्ड टू एक्चुअली डिटेक्ट द स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसका क्वालिटी फैक्टर यानी जिस इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्वालिटी फैक्टर अच्छा होता है वो छोटी सी छोटी फ्रीक्वेंसी को भी डिटेक्ट कर लेता है। जैसे मैं बोलूं कि दो तरह का एमीटर मैं बोल रहा हूं। एक ऐसा एमीटर है जिसकी रीडिंग 0 से 10 0 से लेकर 10 एम्पेयर तक जा रही है। अब वो 0 से 10 एम्पेयर है और वहां पे अगर डिफ्लेक्शन है 0.001 का, क्या 0.001 डिफ्लेक्शन 0 से 10 एमीटर मेजर करने वाला जो डिवाइस है डिटेक्ट कर पाएगा? 0.001 बहुत छोटा डिफ्लेक्शन है, वो वहां मेजर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसकी क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगी तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन को भी वो सडन चेंज करके दिखा दे और फिर आपका वो जो कांटा है वो नीचे आ जाए। तो क्वालिटी फैक्टर क्या करता है, छोटे से छोटे डेविएशन को भी दिखा जरूर देता है, वो उसकी एक खास बात होती है। तो हमें यहां पर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर के टर्म्स में चेक करना है कि क्वालिटी फैक्टर किसे कहते हैं। लिखिए, इट इज द मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। It is the measure of sharpness of resonance of an LCR circuit। एक LCR सर्किट का शार्पनेस कितना ज्यादा है, यानी रेजोनेंस का शार्पनेस कितना ज्यादा है, वो हमें चेक करना है। क्योंकि अल्टीमेटली रेजोनेंस इज द कंडीशन एट विच द नेचुरल फ्रीक्वेंसी मीट्स द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ जनरल एग्जांपल। और यहां के केस में जो ओमेगा सी है वो किसके बराबर होना चाहिए? 1 अपॉन ओमेगा, यानी ओमेगा एल मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, दैट इज एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? एक्सएल के बराबर। तो लिखें, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पर जो वोल्टेज है आइदर VL और VC डिपेंडिंग अपॉन द केस, कि अगर XL ज्यादा है XC से या XC ज्यादा है XL से, डिपेंडिंग अपॉन द केस इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर टू द वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, टू द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर एट रेजोनेंस टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, to the voltage across resistance। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस को ही हम प्यार से इंप्रेस वोल्टेज बोलते हैं, IMPRESS, इंप्रेस वोल्टेज, इंप्रेस वोल्टेज। तो क्वालिटी फैक्टर इज वोल्टेज अक्रॉस L और C बाई VR, और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन R अंडर रूट L बाई C। दिस द फॉर्मूला ऑफ क्वालिटी फैक्टर। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, वहीं से ये आया है, अलग से कहीं से वो पैदा नहीं हुआ। जिस भी डिवाइस की रेजोनेंस शार्प होती है, शार्प रेजोनेंस होने का क्या मतलब होता है? एक होता है ब्लंट रेजोनेंस, एक होता है शार्प रेजोनेंस। दिस इज अ ब्लंट रेजोनेंस, दिस इज फर्दर अ बिट शार्पर रेजोनेंस। इसको थोड़ा सा आप शार्प रेजोनेंस बोल सकते हैं, और इस प्रकार से जो इस तरह का रेजोनेंस होता है उसको शार्पर रेजोनेंस बोला जा सकता है। तो पहला वाला इज एग्जांपल ऑफ ब्लंट रेजोनेंस एंड द थर्ड वन इज द एग्जांपल ऑफ शार्प रेजोनेंस। और यही कारण है कि एक इंस्टीट्यूट है कोटा में जिसका नाम रेजोनेंस है।
तो उसका जो रेजोनेंस सिंबल है वो ऐसे, उसका रेजोनेंस NaNC, तो आपने देखा होगा NCE, ये इस प्रकार से रेजोनेंस का सिंबल इसी प्रकार से होता है, वो यहीं से निकाला गया है, इसी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से निकाला गया है ये सिंबल, है ना। तो वो रेजोनेंस कंडीशन है। रेजोनेंस मतलब आप में इतना ज्यादा शार्पनेस पैदा कर देगा कि आप छोटे से छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट को भी डिटेक्ट करके सवाल को सॉल्व कर देंगे। यही सोच के RK वर्मा सर ने शायद ये रेजोनेंस का सिंबल उसमें डाला होगा। मैं इसलिए सर बोल रहा हूं क्योंकि मेरे सौभाग्य प्राप्त हुआ था एक जमाने में सर से पढ़ने का, जब सर फिजिक्स के टीचर थे बंसल क्लासेस में। खैर आगे लिखें, ये डायग्राम उसके नीचे बना लीजिएगा। राइट, Q is just a number having no dimension. Q is just a number having no dimension. Q is just a number having no dimension. Why it does not have any dimension? It is a ratio. ये वोल्टेज से वोल्टेज का रेशियो है। Ratios do not contain any dimension. इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता। तो Q is just a number having no dimension. It can also be called as voltage multiplication factor. It can also be called as voltage multiplication factor. Full stop. नोट डालकर दो तीन बातें लिखें, नोट डालकर दो तीन बातें लिखें। पहला, as R increases, Q factor of the circuit increases. As R increases, Q factor of the circuit increases. R अगर बढ़ेगा तो Q factor भी उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। If R increases, Q factor of the resonance, Q factor of the circuit decreases. सॉरी, R बढ़ेगा तो ये घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। R बढ़ेगा तो Q फैक्टर घटेगा, R के बढ़ने से Q फैक्टर घटता है। R इंक्रीजेस तो Q फैक्टर डिक्रीजेस। पॉइंट नंबर 2, फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, पॉइंट नंबर 2, फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, हाई Q वैल्यू would respond to very narrow range of frequency. High Q value will respond to very narrow range of frequency. और narrow range of frequency को अगर कोई कोई respond कर रहा है, means it is a very good detective device, जो बड़ी आसानी से छोटे रेंज के फ्रीक्वेंसी को भी क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। डिवाइस हमेशा ज्यादा प्रिसीजन वाला बनाना टफ होता है। ज्यादा प्रिसीजन वाला मतलब आप पॉइंट के 4 डेसिमल तक वैल्यू दे रहे हैं। आज के टाइम पे और पहले के टाइम पे सब्जी वालों में क्या डिफरेंस आया है, ये एक बेसिक डिफरेंस आया है। पहले के टाइम पे जो सब्जी बेचने वाले थे वो मैकेनिकल डिवाइस यूज करते थे। वो 2 बटखरा होता था, 2 तरफ वो तराजू होता था, एक तरफ वो 1 किलो डालते थे, एक तरफ वो सब्जियां या जो भी आप ले रहे हैं, और वो बीच वाले तार को वो एक जजमेंट करता था कि हाँ यार मतलब ग्राहक फ्रेंडली रहा तो इस तरफ ज्यादा झुका रहता है, और अगर ग्राहक थोड़ा अनफ्रेंडली है या उसका ध्यान नहीं है तो वो अपनी तरफ ज्यादा झुकाकर सब्जी आपको दे देता था। आप कह सकते हैं कि 1 किलो सब्जी में आपको हो सकता है अगर थोड़ा भी आगे बढ़ गया हो तो 1 किलो 100 या 1 किलो 150 ग्राम आपको सब्जी मिल जाती थी। अब जब थोड़े सब्जी वाले थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, आप एक नहीं, मैग्नेट तो वो तो मतलब चोरी हो गई, या चोरी नहीं हो रही है। अब जो आप सब्जी वाले जाइए, अगर आपने उससे 1 किलो मांगा है, वो एग्जैक्ट 1.000 मैक्सिमम, आप थोड़ा सा आपको मतलब पॉजिटिविटी फील कराने के लिए 1.015 ग्राम का कुछ दे देगा। देखे होंगे सब्जी वगैरह कुछ आप ले रहे हैं तो ऐसे 10 बार गोभी को अल्टी पल्टी करके सेब उब लेने जाइए, 10 बार वो अलग अलग सेब को डाल के जब तक 1.0 कुछ आ जाए तब तक वो उसको हेर फेर करता रहता है। लेकिन अगर आप पुराने जमाने की बात करें तो सब्जी अगर तौल रहा है या फल तौल रहा है तो कांटा थोड़ा आगे भी हो गया, अच्छा चलिए 1 kg हटाइए, वो प्लास्टिक में बंद करके दे देता था। डिजिटलाइजेशन का ये ड्रॉबैक है जो हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। खैर, तो वहां पे जो डिवाइस यूज हुई है वो छोटे से छोटे रेंज के वैल्यूज को भी क्या कर पा रही है, डिटेक्ट कर पा रही है। वो जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, ये तो एक एग्जांपल दिया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि डिटेक्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी क्या होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी को जब आप मेजर डिटेक्ट कर पाने वाला डिवाइस अगर आप बनाना चाहते हो तो उसका रेजोनेंस क्या होना चाहिए, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होने का मतलब होता है इसका क्वालिटी फैक्टर क्या होना चाहिए, क्यू फैक्टर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। हेडिंग डालें, अच्छा वो उसके नीचे सब हेडिंग डालें, सिग्निफिकेंस ऑफ क्यू फैक्टर, सिग्निफिकेंस ऑफ क्यू फैक्टर।
व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो हो सकता है कुछ एक सवाल दे दे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्यू फैक्टर, या व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट describe the significance of Q factor, right? Q factor denotes the sharpness of tuning. Q factor denotes the sharpness of tuning. TU sharpness, कितना ज्यादा शार्प है, यानी फ्रीक्वेंसी कितना कम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकता है. शार्पनेस SHARP, शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग TUNING. ट्यूनिंग पहले रेडियो में लोग करते थे कि कितना परफेक्ट आप फ्रीक्वेंसी को मैच कराते हैं इन ऑर्डर की वो मैच फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए. अब तो मैच कराना नहीं पड़ता, अब तो सीधे 93.5 पर ही जाके रुक जाता है. पहले जब मैनुअल होता था, यही मैं अभी समझाना चाह रहा हूं कि मैनुअल और डिजिटल में जो अंतर है. मैनुअल होता था तो एक बीच में एक चक्री होती थी, रोटेट करते थे, वो घुमाना पड़ता था, और एक टाइम पे जो एक्सपर्ट आदमी होता है वो एग्जैक्टली वो आगे पीछे करके एकदम कान लगा के और देखिए एकदम ऐसे जगह पे रोक देगा उस चक्री को, पूरा एकदम बिना आवाज की एकदम फ्रेश आवाज आती थी. सब लोग वो काम नहीं कर सकते थे, जिसको बहुत ज्यादा मैंने वो चेक करके देखा होगा पुराने. अब तो रेडियो या इवन कार्स में भी या इवन आपके मोबाइल्स में आप रेडियो ऑन कीजिए, सर्च मारिए, एग्जैक्टली 93.5 रेड एफएम ही उधर बजने लगेगा. पर तभी क्या होता था, 93.3 भी बज सकता था, 93.7 भी बज सकता था, क्योंकि मैनुअल हुआ करता था. तो ये जो डिटेक्शन है, ये शार्प डिटेक्शन कैसे संभव हुआ? आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यूज किया उसका क्यू फैक्टर क्या था? बहुत ज्यादा था, जिससे आप छोटी छोटी माइन्यूट शार्पनेस या माइन्यूट फ्रीक्वेंसी को भी आपने क्या कर लिया, पकड़ लिया. सेकेंड, हाई क्यू फैक्टर इंडिकेट्स लो रेट ऑफ एनर्जी लॉस. नहीं आ रहा रेडियो, उसमें वो लगाना पड़ेगा ना, आपको जैक लगाना पड़ेगा, और दे ही नहीं रहा है, और रेडियो का ऑप्शन नहीं रहता है. वी हैव दिन सैमसंग वी हैव दैट ऑप्शन. हाँ, आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारे आ गए ना, आप तो ऑनलाइन रेडियो डालिए, जैक काम करता है. अब तो यूट्यूब का जमाना आ गया, अब कौन ही वो कान में लगा के सुन रहा है. अब तो लोग कार्स में भी नहीं यूज कर रहे हैं, अब तो सब डिजिटलाइज्ड हो गया. नेक्स्ट, हाई क्यू फैक्टर इंडिकेट्स लो रेट ऑफ एनर्जी लॉस. जिसका क्यू फैक्टर हाई होगा, यानी जिसका शार्पनेस ज्यादा होगा, उसका लॉस ऑफ एनर्जी भी बहुत कम होता है. और हम तो चाहेंगे ही ना कि हमेशा लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो, कम हो सिस्टम का. थर्ड, हायर वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर इंडिकेट्स शार्प पीक इन द करंट. हायर वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर इंडिकेट्स शार्पर पीक इन द करंट. क्यू फैक्टर अगर ज्यादा होगा तो पीक वैल्यू ऑफ द करंट विल ऑलवेज बी हायर. शार्पर विल बी दी, एक मिनट, हायर वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर इंडिकेट्स शार्पर पीक इन द करंट. शार्पर पीक, जो पीक अभी दिखा रहा था ना, वो पीक. हेडिंग डालें, शार्पर पीक इन द करंट. प्री बोर्ड है, हाँ दीजिए. हाँ, वो हाफ ईयरली एग्जाम हो दीजिए उसको, ऑल द बेस्ट दीजिए, अच्छे से दीजिए. और 7 तारीख से कैसे हो सकता है? 7 तारीख से तो दुर्गा पूजा चालू है, तो 7 नवंबर होगा, ताकि 15-20 नवंबर के आसपास से आपका बोर्ड हो सके. एनीवेज, अगर है भी तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, राइट. एवरेज पावर एसोसिएटेड इन एन एसी सर्किट. एवरेज पावर एसोसिएटेड, नया हेडिंग डालें, एवरेज पावर एसोसिएटेड इन एन एसी सर्किट. एवरेज पावर एसोसिएटेड इन एन एसी सर्किट. एसी सर्किट में आप एवरेज पावर निकाल रहे हैं. पावर का डेफिनेशन आपने बचपन से क्या पढ़ा है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं? पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, है ना, वर्क डन करने का जो रेट है, दैट इज ओनली पावर. वेरी गुड. आप ज्यादा फिजिक्स पढ़ रहे हैं या वर्क ज्यादा कर रहे हैं? वर्क का रेट आपका ज्यादा है तभी ना, रेट ऑफ वर्क डन ज्यादा होगा तो पावर ज्यादा होगा. शोभेन, बच के रहना, हाई पावर है. डी पावर इज इक्वल टू dw बाई dt. नहीं, बायोलॉजिकल पावर नहीं है, तुम अलग दिशा में उसको मत मोड़ो. इसलिए बायोलॉजी वाले बच्चे आजकल बहुत बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूं, हर चीज में बायोलॉजी घुसा दे रहा है. तुम थे, तुमको लेना चाहिए था बायो यार, तुम बायो के प्रति बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हो. अरे तुमको हमेशा क्यों लगता है कि मतलब आदमी भी 9 चैप्टर ही पढ़ाएगा, वो
बाकी और भी चीजें हैं बायो में, वो आरएनए डीएनए वो सब भी है, कल पढ़ रहे थे ये लोग। तो हमेशा वही घूम फिर के एक ही चैप्टर में घुस जाते हो, जो फोटो तुमको याद था हर बार उसी किताब, वो किताब को खोल के तुम वही फोटो पे रुक जाते थे हर बार, हैं। पावर इज इक्वल टू, अच्छा ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन, इसको जरा ध्यान से देखिए। पावर इज इक्वल टू dw बाई dt, ये बचपन से आप पढ़े हैं, बहुत सही मैडम ने बताया कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर। ये पावर का एक डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन आपने इलेक्ट्रिसिटी में पावर का पढ़ा हुआ है, पावर इज इक्वल टू VI के बराबर। पावर इज इक्वल टू VI के बराबर, यानी पावर को आप EI भी लिख सकते हैं अगर आप वोल्टेज इनटू करंट के टर्म्स में इसे लिख रहे हैं। तो पावर का दो डेफिनेशन आपको पता होता है, लिखना स्टार्ट करिए। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। किस रेट पर आप काम कर रहे हैं, दैट एक्चुअली डिसाइड्स योर पावर। इफ यू हैव मोर पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क विल बी फास्टर। If you have less power, the rate of doing work will be smaller. Power is also defined as second, अच्छा ये लिख लिया, power is equal to, उसके नीचे लिखिए power is equal to dw by dt. From the first definition, power is equal to dw by dt. Small change in work done per unit time is power. Power is also defined as the product of, power is also defined as the product of voltage and current. Power is also defined as the product of वोल्टेज एंड करंट। ये भी आपने 10th में भी पढ़ा था, और इस साल भी जब मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था वहां पे भी मैंने आपको ये पढ़ाया होगा कि वोल्टेज इनटू करंट इज पावर। लिखे पैराग्राफ चेंज करके, ये लिख लीजिएगा P इज इक्वल टू EI। नेक्स्ट लिखिए, इन एन AC सर्किट बोथ EMF एंड करंट आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग। इन एन AC सर्किट बोथ EMF एंड करंट आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग with respect to time, and current are continuously changing with respect to time. Obviously AC सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों वैरी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तब ना आपने AC सर्किट के लिए E क्या लिखा था, E लिखा था आपने E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और आपने करंट को क्या लिखा था, करंट इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो जनरली हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करा रहे हैं, वैरी करा रहे हैं। आगे लिखें, so in AC circuit we have to calculate the average power in complete cycle 0 से t। तो आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, as the value is changing instantaneously आपको एवरेज पावर कैलकुलेट करना होगा। आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, एवरेज पावर, और वो कहां से कहां तक, कंप्लीट साइकिल 0 से लेकर t के बीच में, जो कि आपने कैलकुलेट किया भी था इन टर्म्स ऑफ व्हाट, IRMS एंड ERMS। याद आ रहा है, IRMS और ERMS में आपने क्या किया था, 0 से लेके t तक किया था, वेयरएज जब आप मीन वैल्यू निकाल रहे थे दैट वाज 0 से π/2 के बीच में। तो आपको एवरेज पावर निकालना है फॉर द कंप्लीट साइकिल। एवरेज पावर इन द कंप्लीट साइकिल 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर t तक। वी आर अज्यूमिंग हियर दैट करंट जो है उसके साथ कुछ ना कुछ एक फेज एंगल जुड़ा हुआ है फाई। तो E को आपने लिखा है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, वेरएज I को आपने लिखा है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, डिनोटिंग कि शायद अगर कुछ फेज डिफरेंस है तो फाइनल डेरिवेशन में भी आ जाएगा, और अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो कैंसल आउट हो जाएगा। पर ये हम अज्यूम करके कैसे चलें कि रेजिस्टिव सर्किट है, पावर तो LCR में निकालना चाहिए। तो LCR में तो क्या तीनों चीज हो सकता है भाई, इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगी और रेजिस्टेंस भी होगा। अब मैं पहले अगर दोनों को E साइन ओमेगा टी I साइन ओमेगा टी मान लूं, मैं तो अज्यूम कर रहा हूं ना कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, जो कि ऐसा है नहीं। तो मैं रैंडमली कुछ एक फाई मान लेता हूं, लास्ट में देखेंगे इस फाई का क्या हुआ, बढ़ा घटा सो ऑन। बट व्हाट इज फाई, फाई इज द एंगल ऑफ लैग या एंगल ऑफ लीड बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो आगे लिखें, हियर E एंड E आर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये दोनों लिख लिए, लिखिए E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। राइट, हियर E and I are instantaneous voltage and current. E and I are instantaneous voltage and current. Instantaneous voltage and current. Instantaneous voltage और current ये दोनों हैं। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है यहां तक? होप कि यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन
ध्यान से देखते हैं, यहां तक समझने के बाद इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 माना होगा, इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 माना होगा। तो कैन आई इक्वेट dw बाई dt इज इक्वल टू EI के बराबर। कैन आई राइट dw इज इक्वल टू EI dt। इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ दी साइड। w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E के जगह पे कैन आई राइट E नॉट साइन ओमेगा टी, और I के जगह कैन आई राइट I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई एंड देन dt। डेरिवेशन स्टार्ट हो चुका, ठीक है। एक एक स्टेप देखते चलिए। ये सब मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे जगह की 2-3 बार हो सकता है मेरे को मिटाना पड़े ये पूरा, ताकि आप लिख सके। तो साथ साथ लिखते चलिए, समझते भी चलिए, लिखते भी चलिए। पहले स्टेप में मेरे ख्याल से दोनों ये पहले एक्सप्रेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेकंड में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। होप कि आपको तीसरे एक्सप्रेशन में भी कोई डाउट नहीं होगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां जाएगा? इंटीग्रेशन विल गो फ्रॉम 0 से t तक। रीजन बीइंग आप एवरेज पावर निकालना चाहते हैं फॉर द कंप्लीट साइकिल। W इज इक्वल टू कैन यू राइट E नॉट I नॉट इंटीग्रेशन 0 से t साइन ओमेगा t इंटू साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ये आप लिख सकते हैं क्या? ये आप लिख सकते हैं क्या? dt, इसको आप लिख सकते हैं। अब जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो हमें बता सकते हैं कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। ये फॉर्मूला यहां पर आपको यूज करना है। क्या फॉर्मूला है? साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। ये एक फॉर्मूला है जो आपको ट्रिग्नोमेट्री का यहां पर यूज करना है, और उसके बाद यूज करके आप इसको क्या करेंगे? फर्दर खोल के लिखेंगे। क्या बोले मैडम? हाँ बोलिए। हाँ नहीं, चलिए, मतलब समझ गई। E नॉट I नॉट इंटीग्रेशन 0 से t साइन ओमेगा टी, यहां क्या लिख रहे हैं? साइन a साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव dt। इस स्टेप तक कोई डाउट है तो पूछिए। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, इस स्टेप तक। अगले स्टेप में इसको इसके सारे के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कर दीजिए। W इज इक्वल टू E नॉट I नॉट 0 से t तक साइन इंटू साइन स्क्वायर, साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव इंटू dt। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। यहां तक कोई डाउट है? साथ साथ लिखते भी चलिएगा क्योंकि फिर मेरे को मिटा के ही अब वापस ऊपर जाना होगा। तो इस वाली स्टेप तक कोई डाउट है तो पूछिए। मैं वापस एक बार समझाता हूं आपको। dw बाई dt इज इक्वल टू EI, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर दिया, dw क्रॉस मल्टीप्लाई किया EI dt के बराबर। 0 से t तक आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। E की जगह पे आपने लिख दिया E नॉट साइन ओमेगा टी, I की जगह पे आपने लिख दिया I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। उसके बाद आपने E नॉट और I नॉट, चूंकि ये पीक वैल्यू होती है, कांस्टेंट होती है, इसको आपने बाहर निकाल लिया। 0 से t तक फर्दर इंटीग्रेशन चल ही रहा है। साइन ओमेगा टी यहां बच गया, यहां पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। आपने यहां पर लगाया साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, कॉस a साइन बी। ये फॉर्मूला यहां लग गया। उसके बाद अगले स्टेप में मैंने साइन थीटा से, साइन ओमेगा टी से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। होप कि यहां तक कोई इशू नहीं होना चाहिए और आपने यहां तक लिख भी लिया होगा। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, ये ऊपर के 2 स्टेप मिटा दूं? चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा। ऊपर के 2 स्टेप मिटने के बाद डेरिवेशन को जरा ध्यान से देखिए। W इज इक्वल टू, आगे तो क्या चल रहा है? E नॉट I नॉट चल ही रहा है। यहां पर ब्रैकेट को थोड़ा सा ये करते हैं। यहां पे ध्यान से देखिए,
कॉस फाई, फाई वैल्यू आपने खुद से लिया हुआ है ना, इट इज द फेज एंगल बिटवीन आई एंड ई, ई और आई के बीच का फेज एंगल, ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इनिशियल एंगल हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहां पे आ जाएगा कॉस फाई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, क्या बच गया, सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और उधर का dt और ले आता हूं तो यहां पे dt लिख देता हूं, प्लस ये आ गया। इस वाले एक्सप्रेशन में क्या कांस्टेंट है, साइन फाई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर t, क्या बच गया, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी dt। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं। यहां पर दो फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री के लगने वाले हैं, वो दोनों फॉर्मूला जैसे ही लगा आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अगली लाइन ये वाली मिटा रहा हूं, मिटा दूं। देखिए कोई भी चीज मिटाने से पहले मैं इसलिए आपसे पूछ ले रहा हूं कि अगर उस स्टेप में कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ लीजिए, बिकॉज मिटा लेने के बाद फिर से दोबारा ये लिखना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि कितनी बार मिटा के डेरिवेशन पूरा कंप्लीट होगा, आई इवन डोंट नो। तो हो सकता है कि ये एक बार, दो बार, तीन बार, शायद चौथी बार में जाके पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो। हर एक स्टेप पे आपको बताते चलूंगा क्या क्या करता जा रहा हूं, ताकि आप हर एक स्टेप कंफर्म हो जाए, तो ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ 1 माइनस सम कॉस थीटा। हाँ वेरी गुड, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। और एक और फॉर्मूला बताइए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा के बराबर। चलिए ये दो फॉर्मूला अगर मुझे पता और चल गया तो मेरा काम और फर्दर आसान हो जाएगा। क्यों, यहां पे एक एक्सप्रेशन मैं देख रहा हूं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, दिखाई दे रहा है ये, प्लस यहां पे लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं 2 से तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और इस एक्सप्रेशन के जगह पे डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा के बराबर लिख सकता हूं। ये समझ में आ गया, तो यहां तक लिख लीजिए। ये अगर आपने लिख लिया है तो मैं इसे मिटा सकता हूं, अगर ये वाली लाइन आप लिख चुके हैं तो। कहां पे, हाँ अब वो ये सब कुछ चीजें मतलब अपना हाथ जगन्नाथ मान के भी कर लिया करो, है हर चीज हम ही से करवाओगे क्या, ठीक है। चलिए ये दो फॉर्मूला जैसे ही आप यहां पर पुट करेंगे, आपका जो वर्क डन है वो क्या निकल के आ रहा है, देखिए ई नॉट आई नॉट कॉस ऑफ फाइव इंटीग्रेशन 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t बाई 2 dt प्लस साइन फाई इंटीग्रेशन 0 से t, नीचे भी 2 से डिवाइड किया, इसी स्टेप में कर दे रहा हूं, ये मल्टीप्लाई डिवाइड यहीं कर दे रहा हूं ताकि अगले स्टेप में इसको सीधे साइन 2 थीटा लिख दूं। ये क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा t dt। ये यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, इस स्टेप में कुछ लफड़ा फंस रहा है तो पूछिए। ये इसको हमने इस फॉर्मूले से चेंज किया है और इसको हमने इस फॉर्मूले से चेंज किया है, तो यहां पे आपका cos फाई 1 माइनस दिस साइन फाई बाई 2 साइन 2 ओमेगा dt। यहां तक का एक्सप्रेशन में कोई लफड़ा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं। चलिए ये लास्ट लाइन भी मिटा रहा हूं, ये लास्ट लाइन मिटा सकता हूं, चलिए वेरी गुड। अब ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा बहुत पेशेंसफुली इस डेरिवेशन को करना पड़ता है, रीजन बीइंग कि बहुत हर स्टेप में कुछ ना कुछ तिगड़म हो रहा होता है। ई नॉट आई नॉट बड़ी ब्रैकेट कॉस फाइव, यहां से क्या मैं 2 बाहर निकाल लूं, कोई दिक्कत होगा नहीं, इंटीग्रेशन, अब ये ना एक और ब्रैकेट लग गया यहां पे, क्यों, क्योंकि यहां पे 2 टर्म है, 2 टर्म है तो मैं दोनों को अलग अलग करूंगा। अलग अलग अगर मैं कर रहा हूं तो लिखूंगा 0 से लेकर t, यह आ जाएगा 1 dt माइनस यहां लिखेंगे 0 से लेकर t cos 2 ओमेगा t dt, ये करली ब्रैकेट बंद
प्लस साइन 5/2, यहां पे डायरेक्टली आप 0 से t साइन 2 ओमेगा टी dt बड़ी ब्रैकेट क्लोज। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। एक भी स्टेप ऐसा मिस नहीं करना है, रीजन बीइंग कि एक भी स्टेप नहीं समझ में आया तो आप, खैर इस साल तो आपको डेरिवेशन करना ही नहीं है, नहीं तो ये डेरिवेशन आने से पूरा एक सवाल ही है, ये एक तरीके से पूरा। और आपको एक झलक मिल रहा होगा कि इंटीग्रेशन के जो सवाल होते होंगे, जो आपके दोस्त लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, किस तरीके से उन सवालों को सॉल्व करते होंगे, उसका एक हल्का फुल्का झलक आपको दिख रहा होगा कि कब कहाँ क्या, कभी किस बार टी मान लेना पड़ता है, कई बार उसको tan थीटा मानना पड़ता है, अलग अलग चीजें मानते हुए आप आगे बढ़ के और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो ये धीरे धीरे आप लोग भी समझ में आ जाएगा। व्हाट इट, यहां तक कोई डाउट? अब यहां तक समझ जाने के बाद इस एक्सप्रेशन को फर्दर मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं। आई नॉट ई नॉट, यहां पे बड़ी ब्रैकेट cos phi by 2, ये कैन आई राइट दिस एज t, जिसका लिमिट होगा ये, कोई दिक्कत, माइनस। अब ये जो बचे हुए दो टर्म हैं, एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, इस दोनों टर्म की ना एक खास बात है। क्या खास बात है, ध्यान से देखिए। इस दोनों टर्म में यू आर इंटीग्रेटिंग दिस फॉर अ कंप्लीट साइकिल, और कंप्लीट साइकिल के लिए जब आप cos 2 ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे ये जीरो हो जाएगा, बिकॉज कंप्लीट साइकिल में उसका एरिया क्या होता है, जीरो होगा। अल्टीमेटली इंटीग्रेट करके आप क्या करते हैं, एरिया अंडर कर्व निकालते हैं। एरिया अंडर कर्व मतलब साइन के लिए जब आप देखिएगा तो व्हाट यू डू, दिस इज योर साइन कर्व, जितना ऊपर है एरिया मेरे ख्याल से उतना ही नीचे होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कंप्लीट साइकिल के लिए इसका नेट जो हो जाएगा इंटीग्रेशन हो क्या होगा, जीरो। वेयर एज व्हेन यू टॉक अबाउट दिस कॉस वेव में भी आधा इधर और नीचे पूरा, तो मिलाकर इधर देखा, इधर आधा प्लस इधर पूरा माइनस, इसका भी नेट क्या हो जाएगा, जीरो। इंटीग्रेशन से आप एरिया अंडर कर्व भी निकालते हैं। तो अगर मैं बोलूं तो फॉर अ कंप्लीट साइकिल दिस टर्म विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो एंड दिस टर्म विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो। ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे फॉर अ कंप्लीट साइकिल। तो आप डायरेक्टली इस टर्म के बाद ये पूर्ण विराम डाल सकते हैं। पूर्ण विराम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसका भी कंप्लीट साइकिल में जीरो हो जाएगा और इसका भी कंप्लीट साइकिल में जीरो हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, मिटाओ, ये ऊपर वाली लाइन मिटा दूं। ये आर्गुमेंट जरूर लिख लीजिएगा, यहां पे आर्गुमेंट जरूर लिखिएगा, आपने किस बेसिस पर जो बचे हुए टर्म्स थे उसको आपने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। आप लिखेंगे फॉर अ कंप्लीट साइकिल, आप लिखिए फॉर अ कंप्लीट साइकिल, मैं ऊपर वाली लाइन मिटा रहा हूं। फॉर अ कंप्लीट साइकिल दो चीजें जीरो हो जाएंगी। व्हाट इज, जीरो से लेकर t तक cos 2 ओमेगा टी dt, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो, और जीरो से लेकर t तक sin 2 ओमेगा टी dt विल ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। ये वाली टर्म जीरो हुई तो उसके आगे जो sin थीटा बाई 2 था, ये तो कांस्टेंट वैल्यू थी, ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर ये भी क्या हो गई, जीरो हो गई। ये बात समझ में आ गया क्यों ये सारी चीजें जीरो हो गई। व्हाट इट, अगर नहीं समझ में आए तो बगल में आप ये एरिया अंडर कर्व वाला कॉन्सेप्ट भी लग सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर यहां तक हो गया हो, ग्राफ अगर आपने बना लिया है, मैं अगला स्टेप मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, अब जो चीजें बच गई है उसके साथ आपका डेरिवेशन ऑलमोस्ट एंड तक आ चुका है। दैट इज W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस 5 बाई 2, इसका लिमिट डालेगा t माइनस जीरो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो इसे, ये लाइन मिटा दो अगली वाली। चलिए, अब ये लाइन भी आपको समझ में आ गई, देन व्हाट, कहानी खत्म है। W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट टी कॉस 5 बाई 2, W इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 कॉस 5 ई नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 इंटू टी बाई कॉस 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। वर्क डन
per unit time is power, work done per unit time is power, therefore what you can write in the next step is, आप देख पा रहे होंगे ये टाइम का टर्म मैं नीचे ले आऊं, वर्क डन बाय टाइम इज इक्वल टू P average, this is the value of P average, that is equal to E naught by root 2 into I naught by root 2 into cos of phi. E naught by root 2 and I naught by root 2 are what? E naught by root 2 and I naught by root 2 are IRMS and ERMS value. The value which you get, that is P average is equal to W by T is equal to IRMS into ERMS into cos of phi. What is this phi? This phi was the phase difference between current and voltage जो आपने इनिशियली ले रखा था, और ये आपका एक्सप्रेशन बन के आता है बिटवीन द एवरेज वैल्यू ऑफ पावर. P average is equal to IRMS into ERMS into cos of phi. This is the value of average power for AC circuit. ये डेरिवेशन अगर एग्जाम में आएगा, अगर आता तो 5 नंबर का आता है. अभी डेरिवेशन अपने आधे रास्ते पहुंचा है, बाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी हमें सीखना है. तो एग्जाम में जब आता है तो ये पूरा आता है लास्ट तक, जो आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको. यहां तक लिख लिए, लिखिए जल्दी लिखिए. हो गया? ये यहां तक लिख लिए, ये सब लिख लिए. ये चलिए, P एवरेज, यहां तक कोई दिक्कत? राइट. cos phi इज नोन एज पावर फैक्टर. cos phi को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं. cos phi इज नोन एज पावर फैक्टर. लिखें पावर फैक्टर का डेफिनेशन. पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर बाय एवरेज पावर. cos phi इज इक्वल टू P एवरेज बाय IRMS इनटू ERMS लिख सकते हैं. P एवरेज इज द ट्रू पावर, P एवरेज इज द ट्रू पावर, whereas product of IRMS into ERMS is apparent power. This is apparent power. तो cos phi is the ratio of true power to the apparent power. ये एक फॉर्मूला आपको डब्बे में बंद कर लेना चाहिए. ट्रू पावर बाय apparent power. Power factor is the ratio of true power and apparent power. True power मतलब what you actually get. Apparent power is what you are not getting. You are actually bringing from the source. सोर्स से आप लेकर जितना आ रहे हैं वो है apparent power, और जो आपको मिल रहा है that is average power. और ये इन दोनों का बीच का क्या होता है? रेशियो होता है. cos phi का एक और फॉर्मूला आपने क्या लिखा था? अगर आप इंपिडेंस ट्रायंगल देखें तो वहां से भी एक cos phi का फॉर्मूला आप निकाल सकते थे. दिस वाज Z, दिस वाज R, दिस वाज XL माइनस XC, दिस वाज phi. तो cos phi अगर मैं यहां से निकालूं तो cos phi क्या होता है? cos phi होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. cos phi इज इक्वल टू R बाई Z. तो cos phi का एक फॉर्मूला आपको यहां से भी निकलता है, दैट इज फ्रॉम इंपिडेंस ट्रायंगल. और इंपिडेंस ट्रायंगल से भी आप cos phi का वैल्यू निकाल सकते हैं. जहां कहीं भी दो cos phi आएगी आपस में आप एक दूसरे को इक्वेट भी कर सकते हैं. राइट. वेयर phi is the phase difference between IRMS and ERMS. Phi is the phase difference between IRMS and ERMS. IRMS और ERMS के बीच का जो एंगल है दैट इज phi. हेडिंग सब हेडिंग डालें स्पेशल केस, सब हेडिंग डालें स्पेशल केस. ये वाला भी लिख लीजिएगा, cos phi इज इक्वल टू R बाई Z. ये भी लिख लीजिएगा. नहीं लिखे यहां तक? हो गया. ये डेरिवेशन
अगर आपके सब्जेक्टिव एग्जाम होते तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि ये हर साल लगभग पूछा ही जाता है। एलसीआर सर्किट में दो ही डेरिवेशन आपके आते थे, एक आता था ये एवरेज पावर का और नहीं तो एक आता था एलसीआर का पूरा डेरिवेशन करके दिखाइए। आइदर ऑफ द टू हर साल अल्टरनेट में आता है। अगर आप लास्ट 10 इयर्स खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही दोनों सवाल वो हर साल पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट। और ऐसे भी संभावनाएं हैं कि अभी आपसे कहा जा रहा है कि आपको फर्स्ट टर्म का एग्जाम सिर्फ फर्स्ट टर्म में देना है और सेकंड टर्म का एग्जाम सेकंड टर्म में देना है। एट द लास्ट मोमेंट हो सकता है सीबीएसई से गाइडलाइन आ जाए, अगर कोरोना वोरोना नहीं हुआ तो, कि फर्स्ट टर्म की तो तैयारी आपने करके पहला एग्जाम दे लिया था, सेकंड टर्म इंटायर सिलेबस विल कम। देयर आर पॉसिबिलिटीज कि ऐसा भी हो सकता है, इसलिए भी थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना जरूरी है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉसिबिलिटीज आर देयर, क्योंकि अगर कोरोना नहीं आया तो चांसेस है कि वो कहेगा कि अच्छा ये तो हमने इसलिए आपको कह दिया था कि अगर कोरोना आएगा तो ऐसा होगा, अगर नहीं आया तो हम बाकायदा जैसे अभी बैठ के एग्जाम दे रहे हैं सब लोग, ऐसे अगर एग्जाम हुआ तो हो सकता है पूरा 100% सिलेबस के साथ सब्जेक्टिव एग्जाम नॉर्मल जैसा होता था वो, क्योंकि ये तो कंडीशन डाला हुआ है, आपने पढ़ा नहीं है पूरा वो नोटिस, कंडीशन डाला हुआ है। इफ इन केस दी कोरोना थर्ड वेव कम्स देन 50% विल बी दिस एंड 50% विल बी दिस, ऐसे कुछ एक कंडीशन डाला हुआ है। तो कंडीशन का ख्याल करते हुए ये भी बहुत ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए। हेडिंग लिखिए, स्पेशल केस पॉइंट नंबर 1, AC circuit containing only resistance, AC circuit containing only resistance। अगर AC सर्किट सिर्फ रेजिस्टेंस ही रखा होगा तो उसके साथ क्या होगा, देखते हैं क्या क्या रह जाता है उसके पास। अगर AC सर्किट के पास सिर्फ रेजिस्टेंस है तो एवरेज पावर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? P एवरेज, केस नंबर 1, P एवरेज इज इक्वल टू होगा IRMS इंटू ERMS इंटू कॉस ऑफ फाई। फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, जो कि रजिस्टिव सर्किट के लिए क्या होता है, 0 होता है। P एवरेज इज इक्वल टू IRMS इंटू ERMS इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 होता है 1 के बराबर, तो P एवरेज होगा IRMS इंटू ERMS के बराबर। ये आपका केस नंबर 1, दिस इज योर केस नंबर 1, वेयर IRMS और ERMS का जो प्रोडक्ट है वो P एवरेज के बराबर होगा जब cos फाई क्या होगा, cos फाई क्या होगा, 0 डिग्री होगा। गॉट इट? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, दिस इज द मैक्सिमम, लिख दीजिएगा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एवरेज पावर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एवरेज पावर। कमिंग टू द केस नंबर 2, coming to the case number 2, that is for alternating circuit containing only inductor, alternating current containing alternating current circuit containing only L होगा तो PV is equal to, अभी भी आप क्या लिखोगे, IRMS into ERMS into cos ऑफ फाई। आप जानते हैं कि ओनली इंडक्टिव सर्किट के लिए फाई जो होता है वो कितना होता है, π/2 के बराबर होता है। तो P एवरेज इज इक्वल टू IRMS इंटू ERMS इंटू कॉस ऑफ π/2, cos π/2 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 0। P एवरेज फॉर अ इंडक्टिव सर्किट इज 0। P average for an inductive circuit is 0, यानी average power through inductive circuit is 0. Next, alternating current containing only capacitor, case number 3, alternating current circuit containing only C, सिर्फ C अगर है तो क्या होगा, वापस से आप P एवरेज लिखोगे IRMS इंटू ERMS इंटू कॉस फाई अभी भी क्या होता है, π/2 ही होता है, बिकॉज इट इज सिंपली द फेज डिफरेंस। PV इज इक्वल टू IRMS इंटू ERMS इंटू कॉस ऑफ π/2, cos π/2 होता है 0, देयरफॉर एवरेज पावर फॉर अ कैपेसिटिव सर्किट इज ऑल्सो इक्वल टू 0।
average power for a capacitive circuit is also equal to 0. ये 3 केस सरल केस थे, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें बुद्धि लगाना नहीं पड़ता है. नेक्स्ट, अगला 3 और हैं, 1 2 3 और. AC circuit containing L and R. AC circuit containing L and R. L और R अगर किसी सर्किट में है तो उस सर्किट के साथ क्या होगा अभी हम लोग चेक करते हैं. अगर L और R किसी सर्किट में है तो केस नंबर 4 है जहां पे L और R सर्किट में प्रेजेंट है. अब मुझे देखिए, Z का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर. अगर ये क्वांटिटी वहां से गायब है तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर. इंपिडेंस ट्रायंगल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, यहां पे थीटा, दिस इज आर, दिस इज जेड. कॉस फाई की वैल्यू अगर मैं इस केस के लिए निकालूं तो कॉस फाई कितनी आती है, कॉस फाई आएगी आर बाई जेड. आर बाई जेड मतलब आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. पी एवरेज जो पीवी के बराबर हम लिख रहे हैं वो होगा आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई. कॉस फाई की वैल्यू जो हमने निकाली है उसे हम यहां पर क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे. तो हमारा जो वैल्यू आएगा दैट इज पी एवरेज इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल नहीं एक्सएल, एक्सएल का आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर फॉर अ सर्किट कंटेनिंग ओनली आर एंड एल. यहां पे एक छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट और एक लाइन आप ऐड कर सकते हो. व्हाट इज द लाइन विच यू कैन ऐड हियर इज by replacing the value of XL as PV is equal to IRMS into ERMS into R by under root R square plus ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर. इस टर्म्स में भी आप इसे लिख सकते हैं. ये 2 फॉर्मूला कैसे आया मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. केस नंबर 5, केस नंबर 5. यहां तक कोई डाउट? ये इंपेडेंस ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में आपको इंपेडेंस ट्रायंगल समझाया था कि इंपेडेंस ट्रायंगल किस प्रकार से काम करता है. नेक्स्ट, केस नंबर 5. केस नंबर 5 लिखें, केस नंबर 5 लिखें. ऑल्टरनेटिंग करंट कंटेनिंग C and R, alternating current containing C and R only. यानी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस वहां पर है. अगर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस होगा तो क्या क्या चीजें बदल जाएगी वो अभी हम लोग चेक करते हैं. क्या क्या चीजें बदल जाएगी, ठीक है. अब देखिए, Z इज इक्वल टू आप यहां लिखोगे एक्स सी का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल 0 हो गया, यहां पे क्या आ जाएगा एक्स, चाहे मैं लिख ही देता हूं, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर. ये Z है. एक्सएल अगर 0 हो गया तो यहां पे लिखेंगे दिस प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर. अगर यहां से कॉस फाई निकाला जाए तो ये क्या आ जाएगा, आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर. यहां पे आप क्या लिखोगे, एक्स सी का होल स्क्वायर, और यहां पे आप क्या लिखोगे 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर. कोई डाउट है तो पूछिए. मेरे पास पॉसिबिलिटी थी जहां पे मैं उसे एडजस्ट कर सकता था, इसलिए कर दिया. क्या लिखा, 5th नंबर केस, एवरेज पावर इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू कॉस फाई. कॉस फाई अगर सिर्फ कैपेसिटिव सर्किट है तो यहां पे एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. एक्सएल की वैल्यू 0 हो गई तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर, इसको यहां पे डाल दिया. कॉस फाई होता है आर बाई जेड, आर बाई जेड, जेड की जगह पे क्या लिख दिया, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर. फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू कॉस फाई. आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस, कॉस फाई की जगह पे आपने लिख दिया आर अपॉन अंडर रूट, ये कॉस फाई की वैल्यू हमने पुट कर दी. एक्सी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन ओमेगा, एक्सी कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्सी कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ओमेगा सी
तो XC का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर. दिस वाज द केस नंबर 5. एंड द लास्ट केस, 2 मिनट रुक जाइए ना, सांस ले लीजिए आराम से. लास्ट केस है जो RLC सर्किट के बारे में हम लोग लिखते हैं. RLC सर्किट, RLC सर्किट, हाँ, AC सर्किट कंटेनिंग LCR या RLC जो भी लिखे वो आपको लास्ट केस देखना है. लास्ट केस इज AC सर्किट कंटेनिंग LR एंड C. अब LRC सर्किट में सिर्फ छोटा सा एक परिवर्तन होने वाला है, मैं पूरा ही करके दिखा देता हूं. क्या इतना धीरे धीरे लिख रहे हैं, मतलब दिल थोड़ी बनाना है, दिल थोड़ी बना रहे हैं. देखिए लड़के लोग कितने फास्ट हैं, वो सब लिख भी के. हाँ, लड़कियां भी फास्ट हैं. कुछ लड़कियां ज्यादा आवाज, वो देखिए वो अभी 3:30 बजे. अरे टाइमिंग के बारे में अच्छा क्लास के बाद डिस्कस करते हैं. हाँ, ये मिटा रहा हूं ये पूरा. चलिए अब इसे मैं, लास्ट केस है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा. लास्ट केस क्या है? केस नंबर 6 वेयर ऑल द 3 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, IRMS into ERMS into cos of phi. अब Z का फॉर्मूला अभी क्या है? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर. इंपेडेंस ट्रायंगल जब मैं बना रहा हूं तो फाई इज इक्वल टू क्या हो रहा है? इंपेडेंस ट्रायंगल जब मैं बना रहा हूं तो फाई किसके बराबर है? फाई इज इक्वल टू Z, दिस इज R. और जब आप cos फाई लिखिएगा तो cos फाई किसके बराबर होगा? R बाई Z के बराबर. तो जब आप यहां पे cos फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या होगा? R होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. इस पूरे डेरिवेशन में अजम्पशन क्या है? इस पूरे डेरिवेशन में अजम्पशन है कि आपका जो XL है या VL है दैट इज ग्रेटर देन VC, जो डेरिवेशन से हम लोगों ने ये किया था. अब इसकी वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो P एवरेज इज इक्वल टू IRMS इंटू ERMS इंटू cos फाई के जगह R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. PV इज इक्वल टू IRMS इंटू ERMS इंटू, इसके जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूं, तो मैं लिख रहा हूं R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज पावर फॉर RLC सर्किट. RLC सर्किट के लिए इस प्रकार से आप सारा ये निकाल सकते हैं. यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए. आज की क्लास डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, बिकॉज ये डेरिवेशन जब कभी भी कराया जा सकता था, ये एक ही लेक्चर में हो सकता था. इसके लिए 2 लेक्चर आप नहीं जा सकते थे, बिकॉज एक ही दिन में ये पूरी पढ़ाई आपको समझ में आनी चाहिए. 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रह गए हैं. एक है वॉटलेस करंट, सेकेंड इज LC ऑसिलेशन, थर्ड इज ट्रांसफॉर्मर. ये 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगली क्लास में कंप्लीट कराते हुए मैं AC कंप्लीट करा दूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए.